आज हम बिहार पीसीएस 12 फरवरी को एग्ज़ाम है। आज मैराथन भारतीय राज्य व्यवस्था का घटना चक्र लाएंगे, ठीक है। जो इसमें पहला क्वेश्चन है आपका है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, ठीक है। ऑप्शन ए सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई तथा 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया गया था, ठीक है। और आज़ादी के पूर्व तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा है, परंतु भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया और तब से प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 26 जनवरी की तिथि को अविस्मरणीय बनाने हेतु भारतीय संविधान को पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, ठीक है। प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शामिल है वो है आपके 395 अनुच्छेद है, 22 भाग है और 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। भारतीय संविधान में लगभग 450 से अधिक अनुच्छेद है, परंतु यह सभी मूल अनुच्छेदों के साथ उपखंड अर्थात क, ख और ग आदि के रूप में जुड़े हैं। संविधान के मूल पाठ में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचित थी। संशोधन के द्वारा कुछ नए अनुच्छेद जोड़े गए और कुछ अनुच्छेद निकाले भी गए, ठीक है। उनकी संख्या 8 से बढ़कर 12 हो गई, ठीक है, अनुसूचियों की। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में है कितना अनुच्छेद? तो लगभग आपका है 400 से अधिक आर्टिकल्स अनुच्छेद, ठीक। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, एक साइड दिया सूची मिलान करने के लिए और कितना उनका विषय है, ठीक है। तो जो संघ सूची है उसमें 97 विषय है या प्रविष्टियां हैं, ठीक है। राज्य सूची में 66 विषय है और वही समवर्ती सूची में 47 विषय। तो ऑप्शन जो है बी सही होगा, ठीक है। वर्तमान में इसमें बढ़कर जो संघ सूची है 98 हो गया है और राज्य सूची में 59, उसके बाद समवर्ती सूची में 52, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सही शब्दों का विचार अनुसार क्रम दीजिए। समाजवादी, प्रजातांत्रिक और सार्वभौमिक और धर्मनिरपेक्ष, ठीक है। इसमें पूछ रहा है सबसे पहले शब्द कौन आया था, ठीक है। इसमें जो है सार्वभौमिक जो है सबसे पहले, उसके बाद समाजवादी, उसके बाद धर्मनिरपेक्ष, उसके बाद प्रजातांत्रिक, ठीक है। ऑप्शन बी। तो जो इसका आंसर है वो आपका है ए सही होगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया। उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द का उल्लेख किया गया है, न कि धर्मनिरपेक्ष का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो वह आपके 42वें संविधान संशोधन। यूपी पीसीएस और बीपीएससी में क्वेश्चन लगातार पूछ रहा है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो यह आपका साधारण बहुमत, ठीक है। क्योंकि नए राज्यों के निर्माण के लिए संशोधन हेतु अनुच्छेद 368 के तहत विशेष प्रक्रिया मतलब संविधान संशोधन प्रक्रिया अपनाई नहीं जाती है। संसद साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है तथा संविधान के अनुच्छेद 4(2) के अनुसार इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 300
68 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन नहीं समझी जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। ठीक है। जो इसका आंसर है वो आपका है फर्स्ट और थर्ड। ठीक है। मतलब भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा है, तीसरा है आपका अल्पसंख्यकों के अधिकार। ठीक है। तो ऑप्शन ये सही होगा। भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19 भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण मात्र भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ठीक है। यह गैर नागरिकों को, विदेशी को प्राप्त नहीं है। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना के तहत पर नागरिक का मौलिक अधिकार कौन सा है? तो है आपके बी। ठीक है। अनुच्छेद 19(1)(a) में, क्योंकि उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराया संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। ठीक है। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? तो है आपका 1 अप्रैल 2010 को। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा संविधान के भाग 3 में नया अनुच्छेद 21 क जोड़ा गया, जिसके अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। इस अनुक्रम में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2019 संसद द्वारा पारित किया गया, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? इसका बीपीएससी कोई आंसर भी माना नहीं है। तो भारतीय संविधान की अनुच्छेद 19(1) के अनुसार सभी नागरिकों को वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य का अधिकार प्राप्त है। सूचना का अधिकार अभिव्यक्ति के अधिकार में निहित है, अतः यह मूल अधिकार है। इसके साथ ही सूचना का अधिकार मानव व अधिकार भी है। शिक्षा का अधिकार भी 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मूल अधिकार है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा सूचीबद्ध है? तो जैसे समान कार्य के लिए समान वेतन, नीति निषेध तत्व में कौन कौन से इसमें मिल रहा है? ठीक है। तो ये सही है। समान नागरिक संहिता, तो ये भी सही है। छोटे परिवार का मानदंड, ये नहीं सही है। और प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा, ये भी गलत है। ऑप्शन फर्स्ट और सेकेंड, ऑप्शन बी सही है। ठीक है। 2016 बीपीएससी में क्वेश्चन पूछ चुका है। भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में अनुच्छेद 39 घ में समान कार्य के लिए समान वेतन, अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सूचीबद्ध है। ठीक है। जबकि अनुच्छेद 350 क प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का विशेष निर्देश देता है। हालांकि यह भाग 4 में उल्लिखित नहीं है। इसका प्रभाव भी निर्देशक तत्व जैसा ही है, परंतु यह राज्य द्वारा बाध्यकारी नहीं है। ठीक है। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? वो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन बी सही है। भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क के तहत दिया गया है। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति अपनी
शक्तियों का प्रयोग करते हैं तो वह सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 जिसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। अनुच्छेद 53(1) में। अगला क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? तो यह भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। अनुच्छेद 65 के अनुसार यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो पद का कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेगा तथा यदि किन्हीं कारणों से उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उसके न रहने पर उसी न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश जो उस समय उपलब्ध है राष्ट्रपति की कृतियों को संपादित करेगा या राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या है? वो है 12वां। ठीक है। 19 जुलाई 2007 को भारतीय गणतंत्र के 13वें राष्ट्रपति चुनाव संपन्न हुए थे। 25 जुलाई 2007 को प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने व्यक्ति के अनुसार देश के 12वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया। तथापि कार्यकाल अनुसार उनका क्रम 14वां था। अब 25 जुलाई 2017 से देश के 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? वो है आपके बी, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है तब। ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 111 में विधेयकों पर राष्ट्रपति के अनुमति से संबंधित उपबंध है। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह अधिनियम तभी बन पाता है जब सदन के दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर अपनी सहमति दे देता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, श्री मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक क्या है? तो है 12वां। श्री मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में व्यक्ति अनुसार क्रमांक 12वां है, जबकि उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक 13वां है। 11 अगस्त 2017 से एम वेंकैया नायडू देश के 13वें उपराष्ट्रपति बने थे। ठीक है। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो है प्रधानमंत्री। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? तो वो है आपके अटॉर्नी जनरल। ऑप्शन बी सही है। ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले महान्यायवादी में वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए आवश्यक है। भारत का महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता है, परंतु वह किसी भी सदन में, सदनों की किसी संयुक्त बैठक में और संसद की किसी समिति में बोल सकता है या भाग ले सकता है, किंतु अपना मत नहीं दे सकता। अनुच्छेद 88 महान्यायवादी राष्ट्रपति के पश्चात अपना पद धारण करता है। अनुच्छेद 76(4) अतः राष्ट्रपति को उसे पदच्युत करने का अधिकार है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, वो है महान्यायवादी। ऑप्शन सी सही है। एक पीएम की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है, वो है आपका 2 माह के लिए। ठीक है। ऑप्शन बी सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 101(4) के तहत संसद तथा अनुच्छेद 190(4) के तहत राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य की
सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह 60 दिन की अवधि तक सदन की अनुज्ञा के बिना उसके सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है, परंतु इस अवधि में सदन के सत्रावसान या निरंतर 4 से अधिक दिनों के लिए स्थगित समय नहीं जोड़ा जाएगा। ठीक है। राज्यसभा में होते हैं कितने? तो 280 सदस्य, जिनमें से 20 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो जो इसका आंसर है वो आपका है सी। ठीक है। 250 सदस्य, जिनमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 80 क ख में कहा गया है कि राज्यों के और संघ राज्य क्षेत्रों के 238 से अनधिक प्रतिनिधियों तथा राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित किए जाने वाले 12 सदस्यों से मिलकर राज्यसभा बनेगी। ठीक है। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल कितना दिन का होता है? तो है वो समाप्त होने का विषय नहीं है। ऑप्शन डी सही है। ठीक है। क्योंकि अनुच्छेद 83 के अनुसार राज्यसभा का विघटन नहीं होगा, अर्थात यह एक अस्थायी सदन है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर निवृत्त हो जाते हैं। इस प्रकार राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? वो है राज्यसभा का। राज्यसभा का पदेन सभापति या उपराष्ट्रपति होता है और वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, परंतु उसका निर्वाचन सदस्य के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा होता है। संविधान के अनुच्छेद 89 एवं अनुच्छेद 64 के अनुसार वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? वो है आपका उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो वह है आपके धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होता है। ऑप्शन बी, राज्यसभा में नहीं लोकसभा में होता है। ठीक है। अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक राज्यसभा में पूरा स्थापित नहीं किया जाएगा। साथ ही अनुच्छेद 109(2) में कहा गया है कि राज्यसभा को धन विधेयक 14 दिन की अवधि में पारित करना होगा और साथ ही राज्यसभा सिफारिश सहित विधेयक लोकसभा को 14 दिनों में वापस करेगी। इससे ज्ञात होता है कि राज्यसभा धन संबंधी मामले में शक्तिहीन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, धन विधेयक पेश किया जा सकता है तो वह केवल लोकसभा में। ऑप्शन ए सही है। लेखानुदान बना है तो वह आपके बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु। ऑप्शन सी सही है। विनियोग विधेयक के पारित होने के बाद ही समेकित कोष से कोई रकम निकाली जा सकती है, किंतु यदि सरकार के वित्तीय वर्ष के अंत में बदलाव आए और नई सरकार विनियोग विधेयक तुरंत नहीं लाए या किसी अन्य कारण से विनियोग विधेयक के पारित होने के पहले ही रुपयों की आवश्यकता हो तो अनुच्छेद 116 के तहत लोकसभा लेखानुदान पारित कर सरकार के लिए एक अग्रिम राशि मंजूर कर सकती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है तो है आपके लोकसभा के स्पीकर को। ऑप्शन बी सही है। ठीक है। लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट कम्युनिटी द्वारा अपनी रिपोर्ट लोकसभा के स्पीकर को प्रस्तुत की जाती है। लोक लेखा समिति लोक व्ययों पर नियंत्रण रखने वाली एक संसदीय समिति है। इनमें से लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्यों समेत कुल 22 सदस्य होते हैं। इसका उद्देश्य लोक व्यय के दुरुपयोग एवं अनियमितताओं को सदन के समक्ष उजागर करना होता है। यह उन लोक प्राधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की भी सिफारिश करती है जो व्यय के दुरुपयोग हेतु उत्तरदायी पाए जाते हैं। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? वो आपका है सी। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय या अदालतों की सुनवाई कर सकता है। सशस्त्र सेना न्यायाधिकरण अधिनियम 2007 के प्रावधान के अनुसार कोर्ट मार्शल की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो है आपके राज्यपाल। ऑप्शन बी सही है। संविधान के अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है? तो वह है आपके राष्ट्रपति। ठीक है। ऑप्शन ये सही है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद की शपथ लेने के बाद 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर कार्यरत रहता है। इससे पूर्व वह राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर युक्त पत्र द्वारा अपना पदत्याग कर सकता है। 217 के साथ ही उसे सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल बहुमत से जो उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों को 2/3 द्वारा पारित प्रस्ताव से राष्ट्रपति द्वारा पदमुक्त किया जा सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में चलित न्यायालय इसका मान सपूत है? वो है आपके डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ऑप्शन सी सही है। 4 अगस्त 2007 को हरियाणा के मेवात जिले में स्थित पुनाहा में देश की पहली मोबाइल सघन अदालत का उद्घाटन किया गया। इसका शुभारंभ भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश KG बालकृष्णन ने किया। इसका उद्देश्य सुदूर एवं पिछड़े इलाकों तक न्यायिक व्यवस्था का लाभ पहुंचाना है। इस प्रकार के न्यायालयों की परिकल्पना सर्वप्रथम भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने की थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो है आर्टिकल 352। ठीक है। ऑप्शन ए सही है। क्योंकि अनुच्छेद 352 यदि राष्ट्रपति को इस बात का समाधान हो जाए कि गंभीर आपात स्थिति विद्यमान है या होने के निकट है, जिससे युद्ध, वायुआक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से भारत या उसके किसी भाग में संकट पैदा हो सकता है, तो इस अनुच्छेद का प्रयोग राष्ट्रपति कर सकते हैं। ध्यातव्य है कि मूल संविधान के अनुच्छेद 352 के आंतरिक अशांति के स्थान पर 44वें संशोधन 1978 से सशस्त्र विद्रोह प्रतिस्थापित किया गया है। अगला कुछ अनुच्छेद है 355। संघ का यह कर्तव्य है कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। ठीक है। अगला अनुच्छेद 356। यदि राष्ट्रपति को किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि जिससे उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो राष्ट्रपति इस अनुच्छेद का प्रयोग कर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 360। यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिससे भारत या उसके किसी भाग का वित्तीय स्थायित्व संकट में है, तो वह वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र की सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है। वह आपके 61वें संशोधन 1989 से। ऑप्शन सी सही है। ठीक है। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मताधिकार की
आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था, जो कि 28 मार्च 1989 से प्रभावी हुआ। नए युवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग नवंबर 1989 में संपन्न 9वीं लोकसभा के आम चुनाव में किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आम चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है, वो है आपके 61वें संशोधन द्वारा। ठीक है, भारतीय संविधान की 8वीं सूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या कितना है, तो है आपके 18। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। 92 संविधान संशोधन 2003 से पूर्व संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या 18 थी, जो इस संशोधन के बाद अब 22 हो गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सीडीपी एवं एनईएस के पुनर्गठन के लिए 1957 में एनडीसी द्वारा स्थापित समिति का नाम बताइए, जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। वो थे बलवंत राय मेहता समिति। ऑप्शन ये सही है। वर्ष 1952 में प्रारंभ सामुदायिक विकास कार्यक्रम सीडीपी और वर्ष 1953 में प्रारंभ राष्ट्रीय विस्तार योजना एनईएस के पुनर्गठन के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा बलवंत राय मेहता समिति का गठन वर्ष 1957 में किया गया। इस समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों में त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सा सही नहीं है? वैसे सी आपका बड़े देशों के लिए आदर्श। ठीक है, केंद्रीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उसकी विभिन्न अनुषंगी इकाइयों के बीच बढ़ जाता है। आमतौर पर संघीय व्यवस्था में दो स्तर पर सरकारें होती हैं, एक केंद्र सरकार एवं दूसरी राज्य सरकार। अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है, पर कानून बनाने और वसूलने और प्रशासन में उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। अतः केंद्रीय शासन व्यवस्था में त्वरित निर्णय, लचीलापन एवं कानून की एकरूपता का परिचायक है, परंतु यह छोटे देशों के लिए आदर्श व्यवस्था होती है, न कि बड़े देशों के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? तो वो थे आपके बलवंत राय मेहता। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। सर्वप्रथम बलवंत राय मेहता ने नवंबर 1957 में पंचायती राज पर अपनी सिफारिश प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की। इसके अनुसार 3 स्तरों पर पंचायती राज संस्थाओं का गठन होना था, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और ग्राम स्तर पर। ठीक है, अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित की सिफारिश की है कि पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। वर्ष 1977 में गठित अशोक मेहता समिति ने अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें पंचायती राज के लिए त्रिस्तरीय प्रतिमा के स्थान पर द्विस्तरीय प्रतिमा की संस्तुति की गई थी। इसमें जनपद स्तर पर जिला परिषद तथा 15,000 से 20,000 जनसंख्या गांवों के समूह पर मंडल पंचायत के गठन का सुझाव था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति। इसका जो आंसर है प्रशासनिक प्राधिकरण। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति एक प्रशासनिक प्राधिकरण या प्रशासनिक प्राधिकारी है, जो ग्राम पंचायत और जिला पंचायत के बीच समन्वय एवं पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करती है। यह ग्राम पंचायत और जिला प्रशासन के मध्य संपर्क स्थापित करती है। क्षेत्र पंचायत में निर्वाचन सदस्यों द्वारा अपने में से एक प्रमुख, एक ज्येष्ठ उप प्रमुख तथा एक कनिष्ठ उप प्रमुख चुने जाएंगे। ठीक है, इस क्षेत्र में पंचायतों को सौंपे गए कार्य समितियों के माध्यम से संचालित किए जाएंगे तथा इसके लिए निम्न
समितियां गठित की जाएगी। शिक्षा समिति, निर्माण कार्य समिति, नियोजन एवं विकास समिति, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति एवं प्रशासनिक समिति। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है, वो है आपके प्रशासनिक प्राधिकारी। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है, वो है 1206। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के बाद अब अनुसूचित जाति की सूची में अनुसूचित जातियों की संख्या 1206 हो गई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है, वो है आपके जर्मनी। ऑप्शन ए सही है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य हैं, जिनमें 5 अस्थायी सदस्य हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, चीन। शेष 10 अस्थायी सदस्य 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है मानव अधिकारों के संरक्षण से। ऑप्शन बी सही है। अमनेस्टी इंटरनेशनल एक विश्वव्यापी मानव अधिकार आंदोलन है। इसकी स्थापना वर्ष 1961 में लंदन के एक बैरिस्टर पीटर बेनेसन ने की थी। वर्ष 1961 में पीटर बेनेसन ने विश्व में हो रही अनैतिक गिरफ्तारी के विरोध में द फॉरगॉटेन प्रिंसजन्स नामक एक लेख लिखा। अमनेस्टी इंटरनेशनल इन्हीं के विचारों का एक मूर्त रूप है। इसका मुख्यालय लंदन में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, चीन की समाचार एजेंसी का क्या नाम है, वो थे न्यू चाइना न्यूज एजेंसी। ऑप्शन सी सही है। ठीक है। किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है, तो है आपके फ्रांस के। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1987 में कहाँ हुई थी, वो थी बेंगलुरु मतलब कर्नाटक में। ठीक है। भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया की स्थापना अगस्त 1987 में बेंगलुरु में की गई थी। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई थी, तो 1965 में। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का गठन 1 दिसंबर 1965 में किया गया, जो भारत तथा पड़ोसी देशों के सीमाओं पर तैनात किए जाते हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया है, वो है आपके 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान की उद्देशिका मतलब प्रस्तावना में उल्लेख किया गया है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मकृत किया गया है। ठीक है। संविधान को अपनाने या उसके पूरे होने, पारित होने तथा इसको अंतिम रूप देने की तारीख भी 26 नवंबर 1949 को ही माना जाता है। इसी दिन नागरिकता अंतकालीन, संसद अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध लागू हो गए हैं। संविधान के शेष उपबंध 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुए हैं। भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है, तो है आपके 26 नवंबर को। ऑप्शन ए सही, बी सही है। ठीक है। भारतीय संविधान को अपनाया गया था, वो थे संविधान सभा द्वारा। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। संविधान सभा के 11वें अधिवेशन में 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान या संविधान सभा द्वारा अपनाया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में कौन सा क्रम सही है,
वो है डी ऑप्शन। सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी और गणतंत्र। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? वो है आपके सी, एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, गणतंत्र। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। वो है आपके डी, हम भारत के लोग शब्दों में। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग हैं शब्दों से शुरू होती है, अतः भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है। इसका अर्थ है जनता सर्वशक्तिमान है और किसी बाह्य सत्ता के अधीन नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन सी सही है। ठीक है। प्रजातंत्र का आशय है कि जनता का जनता के लिए जनता की सरकार। ठीक है, जनता का जनता के लिए जनता का सरकार, अर्थात लोगों को सरकार चुनने और बदलने का अधिकार होता है। ठीक है, भारत में भी प्रजातंत्र का यही आशय है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? वो है आपके प्रकृति में संघी किंतु भावना में एकात्मक। ऑप्शन डी सही है। ठीक है। संविधानवेत्ताओं ने संविधान को मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित किया है, पहला संघात्मक, दूसरा एकात्मक। ठीक है, एकात्मक संविधान वह संविधान है जिसके अंतर्गत सारी शक्तियां एक ही सरकार में निहित होता है, जो प्रायः केंद्रीय सरकार होती है। इसमें प्रांतों को केंद्रीय सरकार के अधीन रहना पड़ता है। इसके विपरीत संघात्मक संविधान वह संविधान है जिसमें शक्तियों का केंद्र एवं राज्यों में विभाजन करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है? वो या दल बदल विरोधी कानून से। ऑप्शन बी सही है। ठीक है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल विरोधी कानून से है। इसे 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भूमि सुधार के विषयों के अंतर्गत है, वो है आपके राज्य सूची। ऑप्शन सी सही है। ठीक है, भारत नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है, वो है आपके भारतीय बैंक में धन जमा करके। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 बाद में संशोधित द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम तरीके द्वारा प्राप्त की जा सकती है, जैसे जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा, किसी भूभाग के सम्मिलित द्वारा या रजिस्ट्री द्वारा। भारतीय बैंक में धन जमा करना एक वाणिज्यिक व्यवहार है, यह नागरिकता प्राप्त करने का एक तरीका नहीं है। ठीक है। नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ है? तो हुआ था आपका 11 दिसंबर 2019 को। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को लोकसभा में 9 दिसंबर 2019 को प्रस्तुत किया गया एवं उसी तिथि को लेकर लोकसभा से पारित किया गया और 11 दिसंबर 2019 को यह राज्यसभा द्वारा पारित किया गया। ठीक है, राष्ट्रपति ने इस विधेयक को 12 दिसंबर 2019 को मंजूरी प्रदान की और यह विधेयक अधिनियम बन गया। 10 जनवरी 2020 से नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू हुआ है। ठीक है। विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है? वो है आपके सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। ऑप्शन ए सही है। विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का तात्पर्य है कि सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। विधि का नियम सामान्य अर्थ यह है कि देश के कानून के समक्ष सभी नागरिक समान है तथा कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है।
साथ ही कानून किसी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता एवं विधियों के समान संरक्षण का अधिकार प्रदान किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? वो है आपके सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को। ऑप्शन डी सही है। मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की शक्ति उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 तथा उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 को प्राप्त है। उपयुक्त न्यायालय अपनी इस शक्ति के प्रयोग में 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं: परमादेश बंदी, प्रत्यक्षीकरण और दूसरा है अधिकार परीक्षा और दूसरा है उत्प्रेक्षण या प्रतिषेध। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? वह अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। वर्तमान में कुल मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? वो है आपका अनुच्छेद 19। ऑप्शन ए सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक में स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 19(1) का जो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है, जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता निहित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? वो है संपत्ति का अधिकार। ऑप्शन बी सही है। संपत्ति का अधिकार जो है मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। वे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे मूलाधिकारों से हटा करके अनुच्छेद 300 में शामिल करके केवल विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? वो है ऑप्शन डी अधिकार परीक्षा। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। संवैधानिक उपचारों में अधिकार परीक्षा को संवैधानिक उपचारों का पोस्टमार्टम भी कहा गया है। यह एक कार्यवाही है जिसके द्वारा न्यायालय लोक पद पर किसी व्यक्ति के दावे की वैधता की जांच करता है। इसके अतिरिक्त उत्प्रेषण को भी पोस्टमार्टम रिट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श वर्णित है। वो है आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। एक कल्याणकारी राज्य के आदर्श राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित है। ये वे आदर्श हैं जिन्हें किसी राज्य के द्वारा नीति के निर्माण एवं कानून के क्रियान्वयन में ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? वो है आपके राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। भारत में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। संविधान का अनुच्छेद 40 राज्यों के लिए ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान करता है। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? वो है आपके सी। नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत मौलिक अधिकारों से भिन्न है क्योंकि निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है। निर्देशक सिद्धांत संविधान के भाग 4 में वर्णित है और
कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए दिए गए निर्देश हैं, जबकि भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकार व्यक्तियों को राज्य के प्रति दिए गए सुरक्षा की गारंटी भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है कि वह 42वें संविधान संशोधन द्वारा। मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किया गया है। इसके तहत मौलिक कर्तव्यों से संबंधित भाग 4 क एवं अनुच्छेद 51 क को शामिल किया गया है। मूलतः मौलिक कर्तव्यों की संख्या जो 10 थी, 86वें संशोधन अधिनियम द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। मौलिक कर्तव्यों को आचार आदेशों के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? वो है आपके बी, मौलिक कर्तव्य। ठीक है, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? वो है आपके बी, हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। ठीक है, यह अनुच्छेद 51 क च में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति संसद का हिस्सा नहीं होता है या संसद का हिस्सा होता है, या संसद का हिस्सा होता है और संसद में बैठता भी है? तो जो इसका आंसर है वो आपका है बी। ठीक है, संसद का हिस्सा होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है? वो है आपके, इसमें आयोग जो है आंसर की नहीं दिया है। अनुच्छेद 55(3) के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय हस्तांतरण मत प्रणाली द्वारा होता है। ठीक है, ये ऑप्शन बी और सी दोनों सही है इसमें, अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा और एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है? वो आपके भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। ऑप्शन सी सही है। ठीक है, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को अनुच्छेद 71(1) के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाएगा और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया गया विनिश्चय अंतिम होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है? वो है आपके संसद द्वारा। ठीक है, अनुच्छेद 56 खंड 1 के उपखंड ख के अनुसार संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में उपबंधित अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया रीति से संसद द्वारा चलाए गए महाभियोग के माध्यम से पद से हटाया जा सकेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? तो वह है आपके राष्ट्रपति। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। अनुच्छेद 53(1) के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। इस प्रकार भारतीय संघ का कार्यपालिका अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? तो है आपके मंत्रिमंडल सचिव। ऑप्शन बी सही है। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी मंत्रिमंडल सचिव होते हैं। वे सिविल सर्विसेज बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं। यह भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारत सरकार के नागरिक सेवा के प्रमुख होते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है? वो है भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन ए सही है। अनुच्छेद 53(1) के अनुसार केंद्र सरकार की अधिशासी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होता है। ठीक है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। वो है आपके ऊपरी वर्णित सभी कारणों के आधार पर। ऑप्शन डी सही है। अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रपति या राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है, वह ऐसी निम्नलिखित आधारों पर करता है
हथियार बंद विद्रोह के आधार पर, सशस्त्र विद्रोह या बाह्य आक्रमण के आधार पर अथवा युद्ध के आधार पर। ठीक है। प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन या शासन लागू किया जाता है? तो वह आपके गवर्नर, गवर्नर मतलब राज्यपाल या राष्ट्रपति। अनुच्छेद 356 के राज्य में राष्ट्रपति शासन या राज्यपाल गवर्नर की रिपोर्ट में मिलने पर लागू किया जाता है। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है, वह राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का। ऑप्शन बी सही। ठीक है। किस आर्टिकल में? तो 164 में। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटा सके। ऑप्शन बी सही है। ठीक है। अनुच्छेद 124 खंड 4 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर ऐसे हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखे जाने पर राष्ट्रपति ने उसे हटाने का आदेश नहीं दिया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो कहाँ के थे? तो बिहार के। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के थे। वह संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन गलत है या असत्य है? राष्ट्रपति के पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए, भी सही है। उस राष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति बनता है, ये भी सही है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत के राष्ट्रपति करता है, ये गलत है। ठीक है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये सही है। ठीक है। क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का चुनाव या निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणी मत प्रणाली द्वारा होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का सभापति कौन है? वो है आपके उपराष्ट्रपति। आर्टिकल 64 अनुच्छेद 89 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है। भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है, वह है केंद्रीय सरकार। ऑप्शन बी सही है। अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान या प्रधानमंत्री होगा। हमारा संविधान मंत्रिमंडलीय प्रणाली को मान्यता देता है। इस प्रकार भारत का प्रधानमंत्री केंद्रीय सरकार का प्रमुख होता है। प्रमुखतः यह लोकसभा में बहुमत वाले दल का नेता होता है। अनुच्छेद 78 के अनुसार यह प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय से राष्ट्रपति को सूचित करे और जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे वह दे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं, वो है आपके केवल लोकसभा के प्रति। ऑप्शन डी सही है। अनुच्छेद 75(2) के अनुसार संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करते हैं और अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है। मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है तो किसके? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है, तो वह है आपके विधायिका। ऑप्शन बी सही है। क्योंकि भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है, भारत राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका या विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है। क्योंकि राजनीतिक कार्यपालिका का गठन विधायिका के सदस्यों में से होता है। कार्यपालिका मतलब मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधायिका लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? तो वह आपका ऑप्शन ई सही, ठीक है। क्योंकि शासन प्रणाली का सामान्यतः दो पद्धतियां होती है, संसदीय और अध्यक्षीय। भारत में ग्रेट ब्रिटेन का अनुसरण करते हुए संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया। संसदीय शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका के सदस्य ही कार्यपालिका का गठन करते हैं तथा कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है। राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? तो है आपके सी, लोकसभा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। चूंकि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रमुख होते हैं, अंततः वे भी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है, वह है आपके अनुच्छेद 352, ऑप्शन ए सही है। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल एक बार अनुच्छेद 352 के खंड 3 में किया गया है। इसके अनुसार राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा तभी कर सकेगा जब मंत्रिमंडल उसे लिखित रूप में सूचित करें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? वो है अटॉर्नी जनरल, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत सरकार को कानूनी मामलों में परामर्श देने के लिए राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल मतलब महान्यायवादी इसको कहते हैं की नियुक्ति करता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखने वाले किसी व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया जा सकता है। यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी है और राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न अपना पद धारण करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो यह भारत के राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन बी सही है। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? वो है आपके एडवोकेट जनरल। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को परामर्श देने के लिए एडवोकेट जनरल मतलब महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है और राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता धारण करने वाले किसी व्यक्ति को एडवोकेट जनरल नियुक्त करता है। यह राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न पर धारण करता है, आर्टिकल 165 में, ठीक है। आजादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ था? तो 1956, ऑप्शन सी सही है, ठीक है। आजादी के बाद भारत में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया गया, जिसमें भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का प्रावधान किया गया था। लोकसभा का नेता कौन है? तो है आपके प्रधानमंत्री, ठीक है, ऑप्शन बी सही है। क्योंकि अनुच्छेद 75 के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करता है, अतः लोकसभा में बहुमत दल का नेता होने के साथ साथ प्रधानमंत्री को पूरी लोकसभा का नेता माना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो वह आपके 25 वर्ष, ऑप्शन सी सही है। अनुच्छेद 84 ख के अनुसार लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है तथा राज्यसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है, ठीक है। लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु कम का नहीं होना चाहिए? वो है आपके 25 वर्ष, ठीक है। ये भी हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत
खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो सके तो आप है आपके उपयोग में से कोई नहीं। ऑप्शन डी सही है। तब कितना है तो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 धारा 158 के तहत चुनाव में यदि कोई प्रत्याशी वैध मतों का 1/6 भाग नहीं कर पाता तब उस उम्मीदवार की जमानत राशि जब्त हो जाती है, अर्थात वह अपनी जमानत खो बैठता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? वह 2026 तक। संविधान के 84वें संशोधन अधिनियम 2000 द्वारा अनुच्छेद 81(3) के परंतु में संशोधन करके वर्ष 2000 के स्थान पर लोकसभा में राज्यवार सीटों के आवंटन का निर्धारण वर्ष 2026 तक संशोधित किया गया है। तब तक स्थान निर्धारण के लिए 1971 की जनगणना आधार वर्ष होगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है, वह 1971 जनगणना पर। ठीक है। ऑप्शन सी सही है। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है? वह हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन बी सही है। ठीक है। क्योंकि संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 168 से 212 तक राज्यों की विधानमंडल का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए अधिकतम 500 तथा न्यूनतम 60 सदस्यों को मिलकर बनेगी। वर्तमान समय में सबसे छोटी विधानसभा केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी 30 है। ठीक है। जबकि राज्यों में सिक्किम 32 है। इसके साथ ही सबसे बड़ी विधानसभा उत्तर प्रदेश, मतलब कितना सीट है? 403। ठीक है। और वहीं अरुणाचल प्रदेश में 60 सीट है, मेघालय में 60, मणिपुर में 60 सीट है और हिमाचल प्रदेश में 68 सीट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? वो है भारत के राष्ट्रपति के पास। ऑप्शन बी सही है। ठीक है। प्रश्न काल में अनुच्छेद 331 के अनुसार लोकसभा के आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास थी। राष्ट्रपति अधिकतम 2 सदस्यों को नामित कर सकता था। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा अब इसे निष्पक्ष प्रभावी बना दिया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के का आरक्षण का प्रावधान किया गया था? वो थे अनुच्छेद 330। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 वन के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। जनजातियों को छोड़कर अन्य अनुसूचित जनजातियों के लिए तथा ग में असम के स्वशासी जिलों की अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है, तो वह प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन डी सही है। ठीक है। अनुच्छेद 85 टू ख के अनुसार लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। ऐसा प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है या किया जाता है। ठीक है। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है, वो है आपके राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। ऑप्शन सी सही है। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो 2 वर्ष में 2 बार। आर्टिकल 85 के अनुसार लोकसभा की एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 मास से अधिक का अंतर नहीं होगा। इस प्रकार कम से कम
वर्ष में 2 बार सत्र बुलाए जाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? वो है आपके उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी सही है। उत्तर प्रदेश लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि भेजता है। विकल्प में दिए गए राज्यों की लोकसभा में सदस्य संख्या इस प्रकार है, जैसे बिहार 40, मध्य प्रदेश में 29 है, बंगाल में 42 और उत्तर प्रदेश में 80। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है कि कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर है? वो है बिहार तथा महाराष्ट्र। ऑप्शन ए सही है। ठीक है। क्योंकि 3 नए राज्य बने थे उस समय बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या जो 54 था, फिर महाराष्ट्र में 48 थी। 2000 में 3 नए राज्य का गठन के साथ संख्या में परिवर्तन आ गया और लोकसभा में प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश 80 सीट हो गया। उसके बाद द्वितीय पे आ गया महाराष्ट्र 48 सीटें हैं, तृतीय स्थान में पश्चिम बंगाल 42 सीटें, फिर मध्य प्रदेश में 29 सीटें और तमिलनाडु में 39 सीटें और बिहार में 40 सीट हो गया। ठीक है, अलग होने के बाद। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो वो था 1952। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। लोकसभा का प्रथम आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के मध्य में हुआ था। यह चुनाव कुल 489 सीटों के लिए हुआ था। लोकसभा का प्रथम अधिवेशन 13 मई 1952 में हुआ था। ठीक है। राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किस आधार पर दिया गया था? वो थे आपके बी, उनकी जनसंख्या के अनुपात के स्थान पर। ऑप्शन बी सही है। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया गया है। इस प्रकार किस राज्य से राज्यसभा में कितनी सीटें होगी, इसका निर्धारण संविधान की 4वीं अनुसूची में कर दिया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं 6 वर्ष के लिए। ऑप्शन सी सही है। राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, अर्थात यह एक अस्थायी सदन है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर निवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो 6 वर्ष का होता है। ठीक है, ये आर्टिकल 83(1) में है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? वो है आपके उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राज्यसभा का एक अस्थायी सदन है, अतः इसे भंग नहीं किया जा सकता है। इसके पहले हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, यह किसी भी अधिकारी के द्वारा इसे भंग नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो वह है आपके 12। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। आर्टिकल 80 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं, जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव प्राप्त हो। राज्यसभा के चेयरमैन हैं वो है भारत के उपराष्ट्रपति। ऑप्शन ए सही है। राज्यसभा का पद अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है और वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। अनुच्छेद 89(1) अनुच्छेद 64 के अनुसार वह राज्यसभा का पद सभापति होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है, वो है आपका सी, लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा किया जाता है। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला है तथा उपाध्यक्ष का पद एम थम्बी दुरई 13/8/2014 से 25/5/2019 के पश्चात यह रिक्त है। ठीक है। लोकसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन थे? तो उस समय 1999 में लोकसभा के उपाध्यक्ष जरूरी नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल होना है, वो 6 महीने की अंतराल। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। अनुच्छेद 85(1) के अनुसार एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 मास से अधिक का अंतर नहीं होगा। इस
प्रकार एक वर्ष में कम से कम 2 बार बैठक होना अनिवार्य होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ होता है। तो इसका जो आयोग है आंसर की नहीं माना है, तो इसका जो आंसर होगा प्रश्नकाल और सभा पटल पर पत्र रखे जाने के तत्काल पश्चात तक किसी भी सूचीबद्ध कार्य को सभा द्वारा शुरू करने से पहले के समय का लोकप्रिय नाम शून्यकाल है। ठीक है। क्योंकि यह मध्याह्न 12 बजे शुरू होता है। इस अवधि को शिष्ट भाषा में शून्यकाल कहते हैं तथा लोकसभा में कथित शून्यकाल में मामले उठाने के लिए सदस्य प्रतिदिन पूर्वाह्न 10 बजे से पूर्व जिस महत्वपूर्ण विषय को सभा में उठाना चाहते हैं उसके बारे में स्पष्ट बताते हुए अध्यक्ष को सूचना देते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? वह नीति कार्यान्वयन। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। ये 2022 में क्वेश्चन पूछ चुका है। भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली नीति निर्माण और क्रियान्वयन से संबंधित है। इसमें सचिवालय नीति निर्माण करता है जबकि संबंधित निकायों एजेंसी द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनिमय बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है? वह अधीनस्थ विधान पर समिति। ऑप्शन बी सही है। ठीक है। 2022 में क्वेश्चन बीपीएससी में पूछ चुका है। संसद के अधीनस्थ विधान पर समिति 12 या 15 सदस्य की अस्थायी समिति है। यह समिति कार्यपालिका को प्रत्यायोजित विधान पर संसद को रिपोर्ट देती है। आम आदमी पार्टी क्या है? तो है ई। अन्य दलों की केवल पंजीकृत मतलब गैर मान्यता प्राप्त दल को घोषित किया जाता है। राज्य स्तरीय दलों को मान्यता के लिए निम्नलिखित अर्हताएं पूर्ण करना पड़ता है जो इस प्रकार है। पहला है, यदि उस दल ने राज्य की विधानसभा के आम चुनाव में उस राज्य से हुए कुल वैध मतों का 6% प्राप्त किया है हो तो, तथा उसके अतिरिक्त उसने संबंधित राज्य में 2 स्थान प्राप्त किए हो। यदि वह राज्य की लोकसभा के लिए हुए आम चुनाव में उस राज्य से हुए कुल वैध मतों का 6% प्राप्त करता है तथा इसके अतिरिक्त उसने संबंधित राज्य में लोकसभा की कम से कम 1 सीट जीती हो। ठीक है। तीसरा है, यदि उस दल ने राज्य की विधानसभा के कुल स्थानों का 3% या 3 सीटें जो भी ज्यादा हो प्राप्त किए हो। चौथा है आपका, यदि उस राज्य के लिए आवंटित प्रत्येक 25 सीट के अनुपात में कम से कम 1 सीट जीती हो या लोकसभा के चुनाव में उस संबंधित राज्य में उसे विभाजन से कम इतनी सीटें प्राप्त की हो। तो इस प्रकार आम आदमी पार्टी उपयुक्त अर्हताएं पूर्ण करती है, अतः यह एक राज्य स्तरीय पंजीकृत पार्टी है। ठीक है। आम आदमी पार्टी एक पंजीकृत पार्टी, एक राज्य पार्टी तथा क्षेत्रीय पार्टी है। अगला क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है तो है आपके संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए, और दूसरा है आपका एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। ऑप्शन 4 सही है और बाकी सब गलत है। ठीक है। ऑप्शन डी सही है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन तब आयोजित होता है जब किसी विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने में दोनों सदनों में मतभेद हो। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्थाओं में इनमें से कौन सर्वोच्च है? वो है संविधान। ऑप्शन बी सही है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। यही राज्य व्यवस्था के स्वरूप उद्देश्य का निर्धारण करता है एवं विभिन्न इकाइयों के सृजन का प्रावधान करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली है एक राज्य या एक केंद्र शासित प्रदेश या एक स्वायत्त शासी परिषद
या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका आंसर है वो आपका है बी, एक केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, क्योंकि संविधान की प्रथम अनुसूची के अनुसार दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था, वो है आपके सी ऑप्शन से 35वें संशोधन के अंतर्गत। ठीक है, 35वें संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को भारत में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया तथा 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को 22वां राज्य या राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनना संभव है, वो है आपके डी, इनमें से कोई नहीं। मतलब राज्य का निर्माण करने का अधिकार अनुच्छेद 3 के अनुसार संघीय संसद का है, अतः बिहार को काटकर पृथक वनांचल का राज्य का बनना संसद के प्रावधानों द्वारा संभव है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संविधान समीक्षा आयोग जिसे फरवरी 2000 में गठित किया गया था, इसके अध्यक्ष कौन थे? M.N. वेंकटचलैया। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। संविधान समीक्षा आयोग का गठन फरवरी 2000 में किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, तो भारत संविधान के द्वारा, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति क्षमता क्या है? इसका आयोग कोई आंसर नहीं दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो है आपके राष्ट्रपति, ऑप्शन बी सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(2) के अनुसार राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करता है। कॉलेजियम पद्धति की अनुशंसा पर सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? वो है संसद के पास, ऑप्शन सी सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति संसद के पास है। उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या विहित करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? वो है 65 वर्ष, ऑप्शन सी सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(2) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु जो है 65 वर्ष है। ये 2017 में बीपीएससी में क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिखकर दे सकता है? वो है राष्ट्रपति, ऑप्शन ए सही है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र राष्ट्रपति को लिखकर दे सकता है। इसके अतिरिक्त संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उसे पद से हटाया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान की भाग 6 में अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक उच्चतम न्यायालय की गठन स्वतंत्रता शक्ति प्रक्रिया एक न्याय क्षेत्र का उल्लेख है। ठीक है, अगला कुछ क्वेश्चन है, न्यायिक पुनर्वलोकन का अर्थ है यह कि सर्वोच्च न्यायालय क्या है? तो है आपके किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है, ऑप्शन डी सही है। न्यायिक पुनर्वलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी राज्य केंद्र के कानून को अवैध घोषित कर सकता है यदि केंद्र या किसी राज्य के द्वारा बनाए गए कानून संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय उन्हें शून्य घोषित कर सकता है। न्यायालय की यह अधिकारिकता न्यायिक पुनर्वलोकन कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? तो है आपके ई, ऑप्शन ई। भारत में न्यायिक प्रणाली संविधान कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया और परंपरा पर आधारित है, ऑप्शन ई इसका सही है। मतलब 2022 में ये क्वेश्चन पूछ चुका है बीपीएससी में। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो है राज्यपाल। ऑप्शन बी सही है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होता है या होगी, जिसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन सी सही है, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के मुहर लगे आज्ञा पत्र के माध्यम से होती है। उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 153 से लेकर 167 तक राज्य कार्यपालिका का वर्णन है। राज्य कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्य के महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल सम्मिलित होते हैं। राज्यपाल राष्ट्रपति के पश्चात पद धारण करता है। इसके अलावा वह कभी भी राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना त्यागपत्र दे सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है, वो है आपके डी केवल फोर्थ में, मतलब राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद का, जहां इसका अस्तित्व है। ऑप्शन बी सही। ठीक है। अनुच्छेद 168 के अनुसार राज्यों की विधायिका में शामिल राज्यपाल होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने विधानसभा के सत्र के आयोजन के लिए इसके अध्यक्ष को निर्देश किया कि ऐसा करने में वे उन अधिकारियों का उपयोग कर रहे थे जो उनके पद से निहित थे। वो है आपके आर्टिकल 175(2) द्वारा। ठीक है। ऑप्शन बी सही है, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 175(2) के अनुसार राज्यपाल राज्य के विधानमंडल में उस समय लंबित किसी विधेयक के संबंध में संदेश या कोई अन्य संदेश उस राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों को भेज सकेगा, और जिस सदन को कोई संदेश इस प्रकार भेजा गया है वह सदन उस संदेश द्वारा विचार करने के लिए अपेक्षित विषय पर सुविधा अनुसार शीघ्रता से विचार करेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? तो है विधान पालिका परिषद। अनुच्छेद 168 के अनुसार राज्य की विधान पालिका एक सदनी या द्विसदनी होगी। द्विसदनी विधानमंडल की स्थिति में विधान पालिका परिषद उच्च सदन होगा और विधान निम्न सदन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं? तो है आपके उद्योगपति से। ठीक है। स्नातक, स्थानीय निकायों, पंचायतों के सदस्य शिक्षक से चुने जाते हैं, उद्योगपति से नहीं चुने। ऑप्शन डी सही। बीपीएससी 2022 में क्वेश्चन पूछ चुका है। संविधान के अनुच्छेद 171(3) के प्रावधानों के तहत विधान परिषद की संरचना का उल्लेख है। इसमें 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों द्वारा, 1/12 सदस्य न्यूनतम 3 वर्ष से स्नातकों द्वारा, 1/12 सदस्यों को न्यूनतम 3 वर्ष से अध्यापन कर रहे हैं लोग चुनेंगे, जो माध्यमिक स्तर से निम्न स्तर के नहीं होने चाहिए। 1/3 सदस्यों को विधानसभा के सदस्यों द्वारा तथा शेष सदस्य को राज्यपाल द्वारा नामांकित किया जाता है। अतः उद्योगपति श्रेणी से राज्य विधान परिषद के सदस्य नहीं चुने जाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है, वो है केंद्रीय संसद द्वारा। ऑप्शन बी सही है। अनुच्छेद 169(1) के अनुसार किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना या विघटन का अधिकार संसद को है। ठीक है। संसद ऐसा तब कर सकता है जब ऐसे प्रस्ताव राज्य विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत, ठीक है, पारित हो तब।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है? तो है आपके हिमाचल प्रदेश में नहीं है, केरल में भी नहीं, दिल्ली में है, बिहार में। ऑप्शन 4 सही है। ठीक है, आर्टिकल 168(1) क के अनुसार बिहार में, इसके बाद महाराष्ट्र में है, फिर कर्नाटक में, उसके बाद उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना विधान परिषद है। कुल टोटल 6 राज्यों में विधान परिषद है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? तो है आपके आर्टिकल 170। ऑप्शन ए सही है, क्योंकि अनुच्छेद 170 विधानसभाओं की संरचना, अनुच्छेद 176 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, अनुच्छेद 178 विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र देना चाहिए। तो है उपाध्यक्ष को। ठीक है, इस आर्टिकल में 179 के अनुसार विधानसभा अध्यक्ष अपना पद विधानसभा उपाध्यक्ष को संबोधित करके त्याग सकेगा। अगला क्वेश्चन है, किस उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया है कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है? वो है किस न्यायालय ने किया था? इलाहाबाद उच्च न्यायालय। ठीक है, ऑप्शन बी सही है, क्योंकि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने रहमतुल्ला बनाम स्टेट ऑफ यूपी 1994 के मामले में यह निर्णय दिया कि यदि विधि के उपबंधों को विफल करने के उद्देश्य से 3 बार तलाक कहकर तलाक लिया जाता है तो ऐसा तलाक गैर कानूनी होगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में कौन एक से अधिक राज्य केंद्रशासित प्रदेश के लिए है? तो है आपके इलाहाबाद और दिल्ली। इलाहाबाद तो नहीं, गुवाहाटी है। ठीक है, कब 1992-93 के बाद क्वेश्चन, अब ये चीजें नहीं है। ठीक है, तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्य के लिए है। इसकी क्षेत्राधिकारिता असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश तक है, जबकि मुंबई उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार जो है महाराष्ट्र, दादर या दादरा एवं नगर हवेली एवं दमन और दीव भी गोवा है। इसमें बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ न्यायपीठ के समक्ष प्रकार है तो है स्वतंत्राधिकार मुकदमा। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? वो है अनुच्छेद 324। ऑप्शन ए सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत संसद एवं राज्य विधानमंडलों तथा राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति पदों के निर्वाचनों के लिए निर्वाचन नामावली तैयार करने या कराने तथा इन निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करने के लिए निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद या राज्य विधानपालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों या कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? वो है आपके ऑप्शन ए 13, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 13 में यह प्रावधान है कि संघ और राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो भाग 3 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों को छीनती या न्यून करती हो। यदि कोई कानून मौलिक अधिकारों की उल्लंघन में बनाया गया तो वह कानून उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचार मतलब अनुच्छेद 245 केंद्र व राज्य के मध्य संवैधानिक शक्तियों का विस्तार, अनुच्छेद 326 लोकसभा एवं विधानसभा का निर्वाचन अवैध मताधिकार के आधार पर होना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो है शिक्षा। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। भारतीय संविधान में संघीय ढांचे को मजबूत प्रदान करने के लिए विषयों को केंद्र और राज्य के लिए निश्चित कर दिया गया है। ठीक है, इन्हें महत्व के आधार पर संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में विभाजित किया गया है।
शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची में शामिल है, किंतु संघ और राज्य दोनों के लिए इसके समान महत्व को देखते हुए संविधान 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 57 द्वारा इस समवर्ती सूची में डाल दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है? वह अनुच्छेद 280, आर्टिकल 280 में केंद्र और राज्यों के मध्य कर राजस्व के वितरण पर सिफारिशों देने के लिए संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है, वह राज्यों एवं केंद्र के बीच वित्त। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। भारत में संघीय वित्त आयोग राज्यों एवं केंद्र के बीच वित्त से संबंध रखता है। वह दोनों के मध्य कर एवं अनुदानों के बारे में विभाजन के सिद्धांतों के बारे में सुझाव देता है। ठीक है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो वैसे 15 मार्च 1950 को। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। वित्त आयोग के विपरीत योजना आयोग एक संविधानोत्तर या संस्था, इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं था। इसका गठन केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प द्वारा 15 मार्च 1950 को दिया गया। प्रधानमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता था। इसका मुख्य कार्य केंद्र की पंचवर्षीय योजना तथा राज्यों की वार्षिक योजनाओं के संबंध में सलाह देना था। 1 जनवरी 2015 से इसके स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उस राजनीतिक दल का नाम बताइए जो मिली जुली केंद्रीय सरकार का हिस्सा नहीं है। ठीक है, लेकिन जिसका सदस्य 13वीं लोकसभा का स्पीकर चुना गया है, वो है तेलुगु देशम पार्टी। ऑप्शन ए सही है। ठीक है, तेलुगु देशम पार्टी। अगला क्वेश्चन है, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल या दर्जा देने का अधिकार किसको है? वो है चुनाव आयोग। ऑप्शन सी सही। ठीक है, भारत में विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार चुनाव आयोग को है। ठीक है, इसके लिए वह कुछ मानदंड घोषित करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका जो आंसर है इसमें मुझे कौन से सही है? तो इसमें जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है। ऑप्शन ए सही है। राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है, ये भी सही है। राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक दल वह है जिसे 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त है, तो ये भी सही है। ठीक है, 1999 के आम चुनाव में निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त 6 राष्ट्रीय और 48 राज्य स्तरीय दल थे, तो ये भी सही है। तो इसमें जो आंसर है चारों सही, ऑप्शन डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष सरकारी आयोग जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संस्तुति का अधिकार दिया गया था न अपना प्रतिवेदन जमा किया था? तो वे थे 1987। ऑप्शन बी सही है। सरकारी आयोग जिसे केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए गठित किया गया तथा इसने 27 अक्टूबर 1987 को आधिकारिक तौर पर अपना प्रतिवेदन जमा किया था। गौरतलब है कि वर्ष 1983 में केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश RS सरकारिया की अध्यक्षता में एक 3 संसदीय आयोग का गठन किया था। इस आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों की सुधार की दिशा में 247 सिफारिशें प्रस्तुत की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? वह राज्य सरकार। ऑप्शन बी सही है। पंचायतों को संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची की प्रविष्ट 5 का विषय माना गया है।
संविधान के अनुच्छेद 40 में पंचायतों के संबंध में राज्यों को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। इस प्रकार पंचायत राज सरकार का विषय है। इसके गठन तथा चुनाव कराने का अधिकार राज्यों को ही है। ठीक है, पंचायती राज विषय क्या है? तो यह राज्य सूची का विषय है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो यह आपके अनुच्छेद 243 जी, ऑप्शन डी सही है। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची अनुच्छेद 243 जी के अंतर्गत दी गई है। अनुच्छेद 243 जी और 243(6) के अनुसार पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करने तथा आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की ऐसी योजनाओं को जो उन्हें सौंपी जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो है आपकी ग्रामीण खेल नहीं है, पुस्तकालय है, ईंधन और चारा भी है, तकनीकी प्रशिक्षण भी है। तो सी ऑप्शन सही नहीं। ये 2022 बीपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, तो संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत का उल्लेख है कि जिसमें कुल 29 विषय शामिल है। पुस्तकालय, ईंधन और चारा, तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा, पेयजल, ग्रामीण आवासन, लघु वन उपज, मत्स्य उद्योग इत्यादि विषय इसमें शामिल है, लेकिन ग्रामीण खेल का उल्लेख 11वीं अनुसूची में नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था? तो वो थे ग्राम पंचायत, ऑप्शन ठीक 40। ठीक है, सी सही है। पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था है। संविधान के भाग 9 के अंतर्गत अनुच्छेद 243 से 243 के तहत पंचायत से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। वर्ष 1957 में बलवंत राय मेहता समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना प्रस्तुत की गई है, जिसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज पद्धति की सिफारिश की गई थी। इसमें गांव स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद। इस समिति को स्वीकार करके 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया। ठीक है, और 73वां संविधान संशोधन द्वारा 1952 में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? वो है आपके आर्टिकल 40 में, ऑप्शन बी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों के निर्देश देता है? वो भी है आर्टिकल 40 में, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या है? इनमें से सभी हैं। ठीक है, इनमें से सरकार की 3 श्रेणियां होती है। सर, इसका लक्ष्य गांवों को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना। तीसरा है जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं। ठीक है, जैसे पंचायती राज प्रणाली स्थानीय स्तर पर त्रिस्तरीय शासन की व्यवस्था करता है। ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर पंचायती राज का उद्देश्य स्थानीय ग्रामीण समुदाय को सामाजिक आर्थिक न्याय प्रदान करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं? तो वह है आपके डी ऑप्शन सही, ग्राम पंचायत क्षेत्र, पंचायत समिति और जिला परिषद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? तो वह है आपके ग्राम वासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण, ऑप्शन सी सही है, क्योंकि पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य ग्राम वासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण है, जिससे वे अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप नीतियां बना सके एवं लागू कर सके। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है, वह स्थानीय जनता की। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। पंचायती राज को सफलतापूर्वक कार्य करने के लिए स्थानीय जनता के पूरे सहयोग की आवश्यकता होती है। बिना जन भागीदारी के पंचायती राज का स्वप्न साकार नहीं हो सकता है। ठीक है, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है वो है आपके ये सभी मतलब शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी, और तीसरा है सामुदायिक विकास। ऑप्शन डी सही है। भारत में पंचायती राज की स्थापना ग्रामीण जनता के सर्वांगीण विकास के लिए की गई है। यह शक्तियों के विकेंद्रीकरण, लोगों की भागीदारी, सामुदायिक विकास का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज को अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है, वो है भारतीय संविधान के 73वें संशोधन द्वारा। ऑप्शन डी सही है। पंचायती राज की स्थापना जो है प्रेरणा संविधान के अनुच्छेद 40 ने दी है। आगे चलकर 73वें संशोधन 1992 के माध्यम से इसे स्वशासन की इकाई के रूप में गठित करने की व्यवस्थित प्रयास किए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई थी उसका अध्यक्ष कौन था? बलवंत राय मेहता। ऑप्शन सी सही है। पंचायती राज की अनुशंसा के लिए 1957 में एक समिति गठित की गई थी जिसके अध्यक्ष बलवंत राय मेहता थे तथा जिसका उद्देश्य ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण तथा मेहता ने पंचायतों के त्रिस्तरीय ढांचे की सिफारिश की। 1977 में अशोक मेहता समिति गठित की गई है। 1978 में प्रस्तुत रिपोर्ट में 2 स्तरीय पंचायत प्रणाली की सिफारिश की है। 1985 में जेबी के राव समिति का गठन किया गया। 1986 में एल.एम. सिंघवी समिति बनी थी। 1988 में पी.के. थुंगन समिति का गठन किया गया था। एल.एम. सिंघवी समिति ने पंचायतों को संवैधानिक का दर्जा देने की सिफारिश की है। ठीक है, पंचायत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष थे वो थे बलवंत राय मेहता। ऑप्शन ए सही है। निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण राष्ट्रिक नहीं है? तो वे थे स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं जागना। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। दिए गए विकल्पों में स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं जागना विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य या विशेषता नहीं है। स्वायत्तता, लोक सहभागिता एवं स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना विकेंद्रीकरण की विशेषताएं हैं। ठीक है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और में प्रारंभ की गई थी तो वो थे आंध्र प्रदेश। ऑप्शन डी सही है। संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्यों को पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है। 1957 में बलवंत राय मेहता समिति के त्रिस्तरीय पंचायतों के गठन की सिफारिश की। इनकी सिफारिश के आधार पर पंडित जवाहरलाल नेहरू 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज का उद्घाटन किया गया। यहाँ से क्वेश्चन देखिए पूछता है कि पंचायती राज का गठन जब है सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो राजस्थान के नागौर जिले में। ठीक है, और अपने यहाँ लागू पंचायती राज प्रणाली लागू करने वाला दूसरा राज्य भी बना है। ठीक है, आंध्र प्रदेश। पहला राजस्थान और दूसरा आंध्र प्रदेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज सर्वप्रथम परिवर्तित किया गया है वो है आपके राजस्थान। निम्नलिखित में से किस कमेटी या आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? तो वो थे अशोक मेहता कमेटी। ऑप्शन बी सही है, क्योंकि अशोक मेहता समिति गठन 1977 में जनता पार्टी सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु किया था, जिसने अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट पेश की थी। उन्होंने ही न्याय पंचायत को विकास पंचायत से अलग रखने ताकि इसका सभापति एक योग्य न्यायाधीश को नियुक्त करने की सिफारिश की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? वह आपके सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव। ऑप्शन डी सही है। ठीक है, 2017 बीपीएससी में क्वेश्चन पूछ चुका है। स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता तथा जनोपयोगी सेवा आते हैं, किंतु सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव नहीं आता है। सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव कार्यपालिका के क्षेत्र में आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? वो है आपके राज्य सूची में। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूची दी गई है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किन राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों की 50% आरक्षण का वैध किया गया है? तो है आपके बिहार में भी, उत्तराखंड में भी और मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, मतलब ऑप्शन डी से चारों में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किन राज्य सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया था? तो वो थे आपके बी। ठीक है, बिहार, एमपी और हिमाचल प्रदेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन कानून की संवैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई है? वो है आपकी डी, 64वां संविधान संशोधन बिल। ऑप्शन डी सही है। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने वाले 73वें संविधान संशोधन अधिनियम की वैधानिक शुरुआत मूलतः 64वें संविधान संशोधन विधेयक बिल द्वारा हुई थी। इस बिल को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने मई 1989 में लोकसभा में प्रस्तुत किया था। हालांकि यह विधेयक राज्यसभा में पारित न होने के कारण व्यपगत हो गया था। तत्पश्चात 72वां संविधान संशोधन विधेयक 1991 में संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होकर 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के रूप में अधिनियमित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है? वो है आपके डी, पंचायती राज प्रणाली से। ऑप्शन डी सही है। भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? वो है न्यायिक पुनरीक्षण। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है? वो है आपके या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में। ऑप्शन सी सही है। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक संसद के किसी भी सदन, मतलब लोकसभा या राज्यसभा में लाया जा सकेगा। और संविधान संशोधन की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 368 में वर्णित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया है? वो है आपके 1951। ऑप्शन बी सही है। संविधान संशोधन के लिए प्रथम संशोधन विधेयक 1951 में लाया गया। इस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 15(1), 19(1) और 6, 19(2), 31, 85, 87, 174, 176, 341 और 342 एवं 343 में संशोधन किए गए हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया था? 42वें संविधान संशोधन। ठीक है, 1976 में हुए 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के बहुत सारे मौलिक प्रावधानों को बदलने की कोशिश की गई, इसलिए इसे लघु संविधान की संज्ञा दी गई। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन का मुख्य उद्देश्य उच्चतम न्यायालय, मतलब सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1973 में केशवानंद भारती मामले में दिए गए निर्णय से उत्पन्न कठिनाई को दूर करना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? वो थे आपके काका साहेब कालेकर। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत भारत के राष्ट्रपति के आदेश द्वारा प्रथम अखिल भारतीय पिछड़ी जाति आयोग का गठन 29 जनवरी 1953 को हुआ था। इस आयोग के अध्यक्ष काका साहेब कालेकर थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? वो है आपके राज्यपाल के द्वारा, राज्य के राज्यपाल द्वारा, क्योंकि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जो है नियुक्त राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। यद्यपि इन्हें हटाने का अधिकार जो है राष्ट्रपति को ही है। राष्ट्रपति इन्हें उसी आधार पर हटा सकते हैं जिन आधार पर संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को हटाया जा सकता है। गौरतलब है कि भारतीय संविधान के भाग 14 के अनुच्छेद 315 से 323 तक राज्य लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता शक्तियों के अलावा इसके गठन, सदस्यों की नियुक्ति एवं बर्खास्तगी इत्यादि का उल्लेख है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन वीवीपीएटी का संस्करण क्या है? तो है MP3, ऑप्शन सी सही है। ठीक है। निर्वाचन की समस्त प्रक्रिया और तंत्र का अधीक्षण करने के लिए संविधान द्वारा निर्वाचन आयोग के नाम से एक स्वतंत्र निकाय की स्थापना का प्रबंध अनुच्छेद 324 के अंतर्गत किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन से पहले आते हैं? तो उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त से अधिक। ठीक है। ऑप्शन ई सही है इसका। वरीयता क्रम में जैसे केंद्र राज्य सरकारों में विभिन्न पदाधिकारियों के रैंक एवं आर्डर से संबंधित है। इस संबंध में वर्तमान अधिसूचना 26 जुलाई 1979 को जारी की गई थी, जिसके अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष UPSC, मुख्य निर्वाचन आयुक्त CSC तथा भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक कैग CAG को वरीयता क्रम में एक समान 9 कह रखा गया है, जबकि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अपने न्यायिक क्षेत्र में 14वें तथा बाहर 17वें क्रम पर रखा गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? वो है मुकदमे तथा कार्रवाई। ऑप्शन ए सही है। 2022 पिछले में पूछ चुका है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 के अंतर्गत वाद और कार्यवाही का उल्लेख। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। ये मैराथन क्लास पॉलिटी का UPSC का कंप्लीट हो गया घटनाचक। अगले वीडियो में अगला क्लास लाएंगे। ठीक है, मैराथन का। यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और जो भी आपका सुझाव कमेंट में शेयर कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।